नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आज आपका जो पेपर है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का, वो पेपर जो है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप 15 प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूँ। आई होप आज की इस वीडियो से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर देंगे, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ क्लास को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। क्वेश्चंस तो 15 होंगे, लेकिन हम आज के इस 15 क्वेश्चंस में आपको 50 क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। सो गाइज कतई देर ना करिएगा, सभी लोग फटाफट जितना हो सके शेयर करें। और हाँ, दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो आप लोग जो है लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और या फिर नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है, तो फिर जहाँ से आप कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर भी हमने लिंक को पेस्ट कर दिया है, तो भी आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। पितृ एकत्र होता, ये काफी अच्छा प्रश्न है कि पितृ एकत्र होता है। जो पितृ है ये कहां पर एकत्र होता है? देखो, अगर आपसे बात पूछे कि पितृ बनता कहां पर है, अगर प्रश्न पूछे कि पितृ बनता कहां है, तो बनता तो गाइस है यकृत में। कहां पे बनता है? यकृत में। लेकिन पितृ एकत्र होता है, मतलब पितृ बन तो गया यकृत में, लेकिन अब वो एकत्रित कहां पे होगा जाके? तो पित्त जो है एकत्रित होगा पित्ताशय में। यानी इस प्रश्न का जो राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर था। अच्छा, अगर अब आपसे पूछ ले, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगर प्रश्न पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो भी कौन सी भाई? वो भी यकृत मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, शरीर की प्रयोगशाला किसको कहते हैं? शरीर की प्रयोगशाला किसको बोलते हैं? तो शरीर जो प्रयोगशाला है ये भी बोलते हैं यकृत को। अच्छा ठीक है। अगर यकृत को ये बच्चों क्या बोलते हैं? हिपैट। हिपैट मीन्स लीवर बोलते हैं, मतलब यकृत को जो है हिपैट भी बोलते हैं। अगर ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हिपैट या फिर यकृत का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। ये काफी अच्छा प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर किसी इंसान का पेट खराब हो जाए, बोले तो यकृत खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी जो बीमारी हो जाती है उस बीमारी को क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं उस बीमारी को? हेपेटाइटिस। तो उस बीमारी को बोल देते हैं हेपेटाइटिस, बोल देते हैं उस बीमारी को। अच्छा, अगर प्रश्न आ जाए कि विटामिन ए कहां पे स्टोर रहता है, जो विटामिन ए है ये कहां पे स्टोर रहता है, आंसर होता है यकृत। ये काफी अच्छा प्रश्न था, आपने इसे याद कर लिया होगा। दूसरा, रक्त से आ सकता है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है। ये लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब ब्लड जो है ये लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के पीएच मान की बात करें तो 7.4 है, अर्थात रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना? बिल्कुल। रक्त से संबंधित जो तत्व है वो कौन सा? आयरन। ये काफी अच्छा प्रश्न, इसे याद कर लेना आप लोग। ठीक है ना? ठीक है। एक और प्रश्न, अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं अग्नाशय को? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय को गाइज मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स, क्योंकि यह एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का स्राव करती, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो इंसुलिन हार्मोन्स है ये जो है प्यारे बच्चों पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अगर प्रश्न आ जाए कि इंसुलिन खोज की थी वाइटिंग एंड वेस्ट ने, इंसुलिन खोज किसने की थी? वाइटिंग एंड वेस्ट ने की थी। वाइटिंग एंड वेस्ट ने खोज की थी इंसुलिन की। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो कर दो यार शेयर, जितना हो सके उतना शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्च है, यानी स्टार्च है ये क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड? डियर स्टूडेंट, डाइसैकेराइड की बात करें मतलब शर्करा के 2 अणु भाग लेते हैं, तो सुक्रोज आएगा इसके अंतर्गत, माल्टोज आएगा और लैक्टोज आएगा।
तो ये सब कैसे डाइसैकेराइड है। अच्छा, मोनोसैकेराइड की बात करें तो ग्लूकोज आएगा और फ्रक्टोज आएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्च हुआ और सेलुलोज, स्टार और जो सेलुलोज हैं ये होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। तारक काय यानी जो सेंट्रोसोम है ये कहाँ पे पाया जाता है। पहली बात, तारक काय का काम क्या होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ये कोशिका विभाजन में ये करता है मदद, ठीक है ना, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और प्रश्न कि जंतु पादप दोनों में क्या चीज पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली होती है, जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, जो अर्धपारगम होती है, यह जो है जंतु व पादप दोनों में पाई जाती है। अच्छा, अगर प्रश्न पूछ लिया कि जंतु व पादप के बीच की कड़ी क्या है, तो यूग्लिना होता है। यूग्लिना में जो गमन है फ्लैजिला के द्वारा होता है, ठीक है ना। अच्छा, पादप कोशिका में तो कोशिका, अगर प्रश्न पूछ ले कि इनमें दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है, अंतर, तो देखो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में प्यारे बच्चों कोशिका कला पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है, कोशिका कला पाई जाती है। और कोशिका कला बनी किसकी होती है, तो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है कोशिका कला। तो ये काफी अच्छा प्रश्न था, इसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। जो म्यूटेशन है, उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत ये किसने प्रस्तुत किया था, डार्विन, लैमार्क, मेंडल, डिब्रीज। तो जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत की बात की जाए तो ह्यूगो डिब्रीज ने किया था, ठीक है ना, बिल्कुल। जेनेटिक्स के पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। और जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, शब्द जो टर्म है ये दिया था वेटसन ने। किसने दिया था, वेटसन ने। तो काफी अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक इसकी है चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है ना। और थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस ये भी किसने दी थी, डार्विन ने दी थी। और उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की जो वंशागत का सिद्धांत है, उपार्जित लक्षणों की वंशागत का सिद्धांत ये दिया था लैमार्क ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैलियोंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। पैलियोंथोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन है भाई, पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। जो हमारे पक्षी हैं और पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं गाइस ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी से आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हो। अच्छा, अस्थि यानी हड्डी का अध्ययन है तो ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है। और जीवाश्म का अध्ययन होता है ये पैलियोंथोलॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषाणु संयोजक कड़ी है, किसके बीच की संयोजक कड़ी मानी जाती है विषाणु, विषाणु किसके बीच की संयोजक कड़ी मानी जाती है। काफी अच्छा प्रश्न, इसे आप बताएं। विषाणु जो संयोजक कड़ी है वो किसकी है। तो प्यारे बच्चों, जो विषाणु संयोजक कड़ी है किसकी है, विषाणु संयोजक कड़ी है देखो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है विषाणु, ठीक है। पादप व जंतु के बीच की कड़ी है यूग्लिना। और उच्च पादप व उच्च जंतुओं के बीच में है माइकोराइजा, माइकोराइजा। तो ये सारे प्रश्न हैं, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु प्रेजेंट होती है। तो हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन दो प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पे आयरन धातु पाई जाती है। और गाइज हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रक्त है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण। और मैग्नीशियम का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करना। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मैग्नीशियम मदद करता है, क्योंकि यह क्लोरोफिल यानी हरित लवक के निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुष्प के आवश्यक अंग की बात करें, वैसे ये जितने दिए गए पुष्प के आवश्यक अंग होते हैं 4, और जो नहीं टोटल अंगों की बात की जाए तो 4 होते हैं पुष्प के। किसी भी फ्लावर के टोटल पार्ट की बात करें तो 4, लेकिन जो आवश्यक हैं वो होंगे नर व मादा, मतलब पुमंग व जायंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक और प्रश्न आपके सामने, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? पित्त एकत्र तो होता है पित्ताशय में, एकत्र कहाँ होता है गाइज? एकत्र तो होता है पित्ताशय में, लेकिन बनता कहाँ पे है? यकृत में। तो ये काफी अच्छा प्रश्न, इसको याद कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, प्रोटीन की इकाई है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, न्यूक्लियोटाइड। देखो, जो डीएनए है, डीएनए के निर्माण की जो इकाई है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है ना। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या की बात करें, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या की बात करें तो 20 होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। फ्रक्टोज तो है गाइज, इसको फल शर्करा के नाम से जानते हैं, फ्रक्टोज को फल शर्करा बोलते हैं, या इसको फिर शहद वाली शर्करा के नाम से भी जानते हैं, शहद में भी शर्करा यह पाई जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था। और प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व की बात करें तो नत्रजन माना जाता है, नत्रजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें क्या अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, केंद्रिका और उपरोक्त सभी। ध्यान रहे, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये सभी अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। केंद्रिका की खोज की बात करें तो फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने थी केंद्रिका की खोज। लाइसोसोम्स की थी डी डुबे ने। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर्निस। और देखा था सबसे पहले सीबेंडा ने, और नाम दिया था अल्टमान ने। अल्टमान, सीबेंडा, और ये क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान। माइटोकॉन्ड्रिया को जो बायोप्लास्ट कहा था वो कहा था अल्टमान ने, ठीक है। खोज की थी कोलिकर ने, देखा था सीबेंडा ने। नेक्स्ट, एक क्वांटासोम में कितने अणु होते हैं क्लोरोफिल के? तो क्लोरोफिल के 230 अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है। नेक्स्ट, कोशिकावाद का जो अपवाद वो क्या है? कोशिकावाद को पहले बच्चे जो अपवाद है वो विषाणु यानी वायरस है। और वायरस का जहां पे अध्ययन करते हैं उस शाखा को बोलते हैं वायरोलॉजी। वायरस जो कण होते हैं वो कहलाते हैं वायरान। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? बताएं आप लोग। वो होती होगी, आई थिंक इस प्रश्न का डाउट है मुझे, तो ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं, ये छोड़ते हैं, स्किप कर देते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था किसके द्वारा? पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है ना। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने। और टीबी का टीका, टीबी की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट, बरगद के बीजों का प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा होता है? तो ये होता है चिड़ियों के द्वारा। बरगद हुआ चाहे गूलर पीपल, इनमें जो है चिड़ियों के द्वारा होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, जीवाणु जो होते हैं इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। देखो, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। और इनकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है पॉलीसैकेराइड, लिपिड व प्रोटीन, इन तीनों के द्वारा बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन, कोशिका को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो कैरोलस लिनियम। या फिर वर्गीकरण के जनक की बात की जाए, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। या वर्गीकरण के जनक कौन है भाई? वर्गीकरण के जनक कौन है? तब भी लीनियस है। और द्विनाम पद्धति के जनक भी है, तब भी लीनियस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, मिल्क ग्लैंड्स, वो किस में पाई जाती हैं? तो जो भी स्तनधारी वर्ग के प्राणी होंगे उसमें पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, तो गाइज ये थे 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लेंगे। आई होप आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो यार वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।